कल तो इंट्रोडक्टिव हो ही गया था। आप सबों को शुभकामना मैं दे रहा हूँ पुनः। आज एसएसटी के बारे में तो कल बात हुई थी, आज मैं विषय वस्तु पर आ रहा हूँ। सिविक्स से ही शुरू किया हूँ मैं। पावर शेयरिंग पर बातें होंगी। पावर शेयरिंग कल की बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन पुनः अति संक्षिप्त में मैं कहना चाहूँगा कि पावर्स जो विषय होगा वो हिंदी में ही मैं पढ़ाऊँगा अभी, उसके बाद फिर हम लोग उसको इंग्लिश में कर देंगे, क्योंकि जो भी मेन पॉइंट्स है उसको आपको हिंदी में स्पष्ट रहना अति आवश्यक है। मातृभाषा हम लोग की हिंदी है, इसलिए हिंदी को ही मैं सर्वप्रथम चाहता हूँ कि आपके सामने प्रस्तुत करूँ हिंदी में, और क्यों करूँ क्या करूँ इसके बारे में चर्चा हो गई है। तो पावर शेयरिंग का मतलब, पावर का अर्थ जानते हैं, शेयरिंग माने हिस्सा लेना आपस में। पावर का या उसको आप कर सकते हो डिसेंट्रलाइजेशन, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन और शेयरिंग में अंतर है, लेकिन बहुत हद तक बारीकी से समझने के बाद उसमें समानताएं भी हैं। खैर, अब आ जाइए पावर शेयरिंग पर। तो जो भी सत्ता है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो भी बातें हो रही है वो सिविक्स विषय से जुड़ी हुई बातें हो रही है। कल सोशल स्टडी पर बात हुई थी, सोशल साइंस पर बात हुई थी, आज वो बाइफरकेट करके आज हम लोग सिविक्स पर बातें कर रहे हैं। इसलिए हम लोग के मस्तिष्क में रहना चाहिए कि हम लोग सिविक्स बेस्ड बातें होगी। अब पावर शेयरिंग का मतलब हुआ कि अभी जो डेमोक्रेसी है, पावर शेयरिंग पर एक ध्यान रखा जाएगा। पावर शेयरिंग की जब बातें होती है, इसका मतलब कि उस देश में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी जहाँ रिच होगा, अच्छे कंडीशन में होंगे, अच्छी व्यवस्था होगी, वहाँ पावर शेयरिंग का फॉर्मूला अच्छा लागू होगा। तो हमेशा ध्यान रखा जाएगा, पावर शेयरिंग इज रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, ऑलवेज कीप इन माइंड। ठीक है, अब संक्षिप्त में कह दूंगा, फिर उसका डिटेल चलेगा। तो अब भारत के ही केस में ले लें संक्षिप्त में, अति संक्षिप्त में। जब भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी होने के बाद 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ 1950 में, तो सारी बातों की जानकारी कैसे इसका पावर का शेयरिंग किया जाए, तो उस हिसाब से भारतवर्ष में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर आपका हो गया लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, ये सब जो बातें कही गई है, ये सब पावर शेयरिंग का ही एक अंग है। पावर शेयरिंग का ही एक ऑर्गन है जिसके तहत सारी व्यवस्थाएं संचालित होती है। किसी भी देश को, किसी भी राज्य को संचालित करने के लिए जिस देश में ये सारी चीज़ें जिसकी चर्चा किया मैं अभी, जितना मजबूत होगा, जितना स्वच्छ होगा प्रशासन, उतना ही अच्छा रहेगा। पिछले क्लास में, जिस समय आप लोग 9th में हो गए, और जब मैं क्लास में जाता था तो मैं अक्सर आपको कहते रहता था कि पावर शेयरिंग के साथ साथ जो आपका जो लेजिस्लेटिव है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो जुडिशरी है, इसको मजबूत बनाने के लिए सरकार के द्वारा और जनता के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के उपाय बताए गए हैं। लेकिन जिस देश में जितना बेहतरीन, जितना स्वच्छ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, उतनी ही स्वच्छ ये 3-4 अंग जो है, अब चौथा तो आ गया, आपको मालूम ही होगा क्या, चौथा आ गया आपको प्रेस। चौथा क्या आ गया? प्रेस। हाँ, तो 4 अंग माने गए हैं, जिसमें कि एनसीईआरटी बुक में तो अभी उसकी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मैं चर्चा आप लोगों को किया था कि 4th कॉलम जो कहा गया है वो प्रेस को कहा गया है। तो जितनी ये चारों की चारी संस्थाएँ जितनी स्वच्छ होगी, जितना संभ्रांत होगा, जितना रिच होगा, जितना उसका थॉट अच्छा होगा, वो निश्चित रूप से उस देश में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छा से चलेगा
और राज्य हो या देश हो, बहुत सही ढंग से कोऑर्डिनेशन एक दूसरे से होगा। इस बात को ध्यान में रखा जाएगा। ध्यान से सुनिए। अब उसको समझने के लिए पहले भी मैं कहा था आपको कि एनसीईआरटी बुक में सामान्यतः आप देखिएगा कि एग्जाम्पल ज़्यादा दिया जाता है। और भी जो बुक्स हैं, जो सप्लीमेंट्री बुक्स हैं, उन सारी किताबों में विस्तृत दिया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी की किताबों में कंसाइज फॉर्म में दूसरे देशों से, दूसरे चीज़ों से रिलेटेड एग्जाम्पल्स के द्वारा बच्चों को समझाने का प्रयास किया जाता है। इस तो चूँकि हम एनसीईआरटी बुक से हम लोगों को देखना है, समझाना है, और उससे संबंधित फिर भारत से भी जुड़ जाएगा, स्वतः जुड़ जाएगा। यदि आप उसको सही ढंग से समझिएगा तो फिर इसको भी आप समझ लीजिएगा कि आखिर इस जो पावर शेयरिंग है उसमें श्रीलंका और बेल्जियम की चर्चा क्यों हुई। तो चूँकि अभी सब्जेक्ट मैटर पर केवल बात करनी है, जनरल क्लास तो है नहीं, समय का अभाव रहता है आपके पास भी और हम लोग के पास भी रहता है, नेट का बहुत सारी समस्याएं होती है। तो हम केवल संक्षिप्त में बात करें तो पहले बेल्जियम की बात आई कि बेल्जियम से स्टार्ट क्यों किया गया। लेकिन मैं बार बार कर रहा हूँ कि जो भी यहाँ बेल्जियम हो या श्रीलंका हो, वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर ही बात होगी। अब बेल्जियम पर देखिए क्यों बेल्जियम की बात आई। बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोपियन कंट्री में। इस संदर्भ में चूँकि 9th में भी मैं आप लोग का एसएसटी लिया था, या मैं लेता हूँ, जब भी होता है साइंस भी लेता हूँ, एसएसटी भी लेता हूँ। तो उसमें जो बहुत ही बारीक चीज़ें होती है उसको पकड़ना चाहिए, और उसको आप सही ढंग से यदि आप समझ लीजिएगा तो आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साइंस में भी फंडामेंटल चीज़ समझिएगा तो फिर इक्वेशन वगैरह आसानी से समझिएगा। ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक में हो, फिजिक्स में भी उसी तरह की बात है, सिविक्स में भी उसी तरह की बात होती है। अब बेल्जियम की बात आ रही है, तो बेल्जियम छोटा राज्य है यूरोपियन कंट्री का, और चूँकि उस बेल्जियम का उदाहरण इसलिए दिया गया कि आपको मालूम होगा कि जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, उसका जनक किस देश को कहा गया है। हालांकि उसकी जननी जो है, जननी भारत को कहा गया है, लेकिन हम लोग स्वतः चूँकि प्रतंत्र थे, हम लोग गुलाम थे, उसको दे दिया गया इंग्लैंड को। लेकिन प्रजातंत्र की जननी भारतवर्षी था। खैर, जिसको दिया गया है, जिसको जो देश विदेश में सारी जगह जो मान्यता मिली हो, तो हम लोग उसी को माने। इसीलिए उदाहरण जो है यूरोपियन कंट्री का दिया गया है, डेमोक्रेटिक कंट्री के हिसाब से। यूरोपियन कंट्री में बेल्जियम आप देख रहे हैं तो यूरोपियन कंट्री है। अब आप देखिए, बेल्जियम एक छोटा राज्य था, छोटा देश, छोटा वेरी स्मॉल कंट्री यूरोप, और बहुत छोटा, इतना छोटा है कि वो हरियाणा से भी जो है स्मॉलर इन एरिया देन हरियाणा से भी छोटा है। तो इस तरह से, और चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो इस संदर्भ में अब वहाँ जो स्थिति आई, जो जैसे भारतवर्ष में भी है, भारत से तुलना नहीं करना चाहूँगा अभी, जैसे भारतवर्ष में बहुत सारे धर्म के लोग हैं, बहुत भाषाई लोग हैं, कुछ विदेशी लोग भी हैं, उसी तरह से वो समस्या वहाँ भी, वो समस्या नहीं कहिए, इसी तरह के लोग वहाँ भी बसे हुए रहते हैं। तो उसी तरह से कभी आपको फ्रेंच वाले भी हैं। किनकी बात हो रही है? बेल्जियम की बात हो रही है, दिमाग रखिएगा। तो फ्रेंच हैं, कुछ फ्रांस के भी रह रहे हैं, कुछ डच लोग भी हैं, और कुछ अगल बगल के जर्मन लोग भी हैं। तो इस तरह से वहाँ तीन तरह के लोग, 4 तरह के मेजर पार्ट है वहाँ, जिनका कि पॉपुलेशन है। तो अब वहाँ भी है जो जैसे झमेला होता है अन्य देशों में भी। श्रीलंका की बात आएगी तो मैं वहाँ भी चर्चा करूँगा। तो लगभग 59% जो है वो आपको रहने वाले हैं डच लोग हैं, लैंग्वेज उनका भी है वही। 40% जो पीपुल है वो आपको दूसरे के हैं। तो कुछ कम लोग जर्मनी वाले भी लोग हैं, वहाँ जाके बसे हुए हैं। तो अब इसकी चर्चा इसलिए हो रही है कि उनका रहन सहन, जो कल्चर है, जो लैंग्वेज है, वो सब डिफरेंट होते हुए भी लोगों को यूनाइट होकर रखना है और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रहना है। और भाषाओं के चलते, रहन सहन के चलते, फीलिंग्स के चलते, और कभी कभी परेशानियाँ होती है
तो गवर्नमेंट में कैसे कैसे पावर शेयर करके सबको यूनाइट करके रखा जाए, मेन मुद्दा जो है इसी में रहता है। इसी संदर्भ में ये जो इथनिक वर्ड आया है आपका, जो इथनिक वर्ड जो आया है, सबसे पहला जो टर्म है इथनिक ग्लोसरी में, सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। ध्यान से सुनिएगा, सोशल डिवीज़न सामाजिक विभाजन है, बेस्ड ऑन सोशल कल्चर, जिसकी चर्चा मैं अभी आपको हिंदी में मैं किया। तो इस ढंग से वहाँ का आपको है, आबादी भी तरह तरह के है, मैंने सबका अपना दिया है, जो आप किताब से देख सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन मेन जो चीज़ है आपको उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि समय का ही इसको ध्यान में रखते हुए। तो जिस ढंग से वहाँ का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बेल्जियम का छोटा देश है, हरियाणा से भी छोटा है और आबादी भी कम है, तो जो पॉपुलेशन भी जो है लगभग 1 करोड़ के आसपास है वहाँ। तो इस तरह से यूरोपियन कंट्री तो स्वच्छ, साफ और डेमोक्रेटिक फॉर्म वाली गवर्नमेंट है ही, और वहाँ की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी काफ़ी अच्छा है। कारण क्या है कि वहाँ की आबादी बहुत कम है, आबादी बहुत कम है विद द रेस्पेक्ट ऑफ इंडिया। इंडिया तो खैर मानव का जमघट है, और भी दूसरे देशों से यूरोपियन कंट्री की आबादी बहुत कम है, और यही कारण है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह काफ़ी वहाँ अच्छा है। अब दूसरा जो संक्षिप्त में आया है, श्रीलंका के बाद देखिए आप, श्रीलंका में भी आप वही देखिए कि आप जो सोशल ग्रुप्स है वहाँ, जो सिंघली लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वहाँ सिंघली हैं, लगभग 74% सिंघली हैं। आप, मैं श्रीलंका की बात कर रहा हूँ, 74% सिंघली है। पावर शेयरिंग की बात हो रही है, दिमाग में रखिएगा। और चूँकि सोशल कल्चर का, जिसे यहाँ भी आपका धर्म है, जाति है, भारतवर्ष में उसी तरह से वहाँ भी है, तो अभी चूँकि वहाँ की बातें हो रही है, इसलिए मैं चर्चा वहाँ का कर रहा हूँ, श्रीलंका का। तो जो ज़्यादा ग्रुप है, जो सोशल ग्रुप्स है, उसमें 74% सिंघली लोग हैं और 18% तमिल स्पीकर्स हैं। तमिल स्पीकर जो है बोलने वाले हैं, जो तमिल भाषा, अब यहाँ क्या देख रहे हैं आप, भाषा के आधार पर बांटा गया है। बहुत पहले भी मैं आप लोगों क्लास में कहा था, क्योंकि बिहार में भी जो राज्य का बंटवारा हुआ था तो भाषा के आधार पर हुआ था। आप लोगों को पता होगा, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, जब भी मैं क्लास में गया था। तो किसी भी भारतवर्ष के संदर्भ में, भारतवर्ष में जो राज्यों का विभाजन हुआ, जो बंटवारा हुआ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, उसका मूल आधार था क्या था आधार? भाषा थी। जो बंगाली बोलने वाले हैं, जो तमिल बोलने वाले हैं, जो कन्नड़ बोलने वाले हैं, जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो उड़िया बोलने वाले हैं, इसी ढंग से सबका विभाजन हुआ। ये भारतवर्ष की बात हुई। उसी ढंग से देश में भी है, जहाँ जहाँ जो देश है, श्रीलंका की बात आई। इसीलिए जो 74% में जो अभी आपको कहा कि जो सिंघली हैं, मेजॉरिटी तो सिंघली का है, वर्चस्व तो उनका रहता है। तमिल को भी बांट दिया गया 2 भागों में। जो वहाँ के मूलवासी हैं तमिल, कहाँ के? श्रीलंका के जो मूलवासी हैं वो अलग हुए। जो दूसरे देश से, जैसे भारत से जाके, जो तमिलनाडु से जाके बसे हैं, जिनके पूर्वज जाकर वहाँ बस गए हैं, उनको कहा जाता है इंडियन तमिल्स। जो मूलवासी हैं उनको कहा जाता है लंकन तमिल्स। तो 13% जो है वो लंकन तमिल्स हैं, 13% हैं। अब यहाँ जो फीलिंग आ जाता है, एक पहले तो क्या हो गया, सिंघली और तमिल के बीच में मतभेद। अब तमिल में भी 2 हो गए, एक भारत के हो गए जो जाके वहाँ बसे हैं, माइग्रेट किए हैं, और जो वहाँ के मूल तमिल से वो है। अब इसमें जो झमेला अक्सर जो वहाँ होता है, जो जातीय उन्माद होता है, जो धर्म के आधार पर भी होता है कि भाई वो वहाँ के हैं, बहुत तरह के, अक्सर आप लोग को पेपर पढ़ते होंगे तो जानकारी मिलते रहती होगी। हमेशा झंझट झमेला चलते रहता है। तो अब उस स्थिति में जो भी सरकार होती है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो उसको बैलेंस बना के चलना है कि किस तरह से सबको मिला के चले।
वो तमिल में भी हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, बहुत तरह की बातें हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सबको लेके चलना है। लेकिन जो सिंगली हैं मूल रूप से वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट हैं। वो धर्म के आधार की मैं बात कर रहा हूँ, वो धर्म पर जो जिस धर्म को लोग मानने वाले हैं। तो उस तरह से धर्म पर भी लोगों में एकता होती है, विभिन्नताएँ होती है। अन्य देशों में भी बहुत सारी बाधाएं आते रहती है, विकास में इस छोटी छोटी समस्याओं के चलते विकास अवरुद्ध होता है। तो अब जो है, अब नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट दिया है मेजोरिटेरिज्म। अब मेजोरिटेरिज्म में आप क्या देख रहे हो कि जो अभी मैं 2 मिनट पहले चर्चा किया था कि इसमें जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है, जो बहुमत, जो ज़्यादा संख्या में जो समुदाय के लोग रहते हैं, वो कंट्री पर रूल करते हैं। और इस स्थिति में वो जो कंट्री पर रूल करते हैं तो जो माइनॉरिटी ग्रुप के जो होते हैं उनको सप्रेस करने का प्रयास किया जाता है। अब वर्तमान सरकार का काम है कि किस तरह से मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को दोनों को बैलेंस में लेके चले, ताकि पावर, अब इसके लिए कैसे करके लेके चलेगा, क्या करना होगा। तो पावर शेयरिंग जो शब्द आया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से होना चाहिए। कोई भी हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द स्टेट यदि सही ढंग से शासन व्यवस्था रखना चाहता है तो उसके लिए पावर शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को सही ढंग से बैलेंस बनाकर रखना ही पड़ेगा। और नहीं तो वही जातीय उन्माद होगा, धार्मिक उन्माद होगा, और उस तरह से उस देश का विकास प्रभावित होगा। और स्थिति ऐसी हो जाती है, कभी कभी देश जो है खंडित भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको मेजोरिटेरियन की बात मैं कह दिया आपको। अब मेजॉरिटी जो है, मैं दोबारा इस सब को बोल रहा हूँ कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वही उस पर जो है ओवर रूल करता है माइनॉरिटी पर। लेकिन भारतवर्ष में वैसा नहीं है। यहाँ आपके संविधान में लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष है। ऐसी बात नहीं है कि जो मेजॉरिटी है उसका ज़्यादा है, माइनॉरिटी वाले को कम है। धर्मनिरपेक्ष शासन है यहाँ भारतवर्ष में। तीसरा जो पॉइंट आपका आया है सिविल वार। सिविल वार का जो शब्द आया, अभी मैं 2 मिनट पहले कहा कि ये सब अव्यवस्थाएं क्यों फैलती है। जब लोगों में, जब जनता में, जो माइनॉरिटी में है उसमें असंतोष फैलता है कि मेरा शोषण हो रहा है, इस स्थिति में वो आवाज़ बुलंद करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपुल जो होता है कंट्री का, उसको सप्रेस करने का प्रयास करता है। और इस स्थिति में क्या हो जाती है कि वो लड़ाई के आपस में, जिसको गृह युद्ध भी कर सकते हो, गृह युद्ध होने की संभावना हो जाती है। आपस में लोग लड़ने लगते हैं, वो धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, रीजन के आधार पर हो। तो वो जो देश के अंदर जो युद्ध होता है, युद्ध कोई 2, 4, 10 व्यक्ति के लड़ने को युद्ध नहीं कहा जाएगा। मास स्केल में जब कोई भी व्यक्ति किसी भी खास मुद्दा के लेके जब वो उन्मादित हो जाता है तो सिविल वार का रूप ले लेता है। सिविल वार, दूसरे देशों से लड़ाई होती है तो उसको आप सिविल वार नहीं कर सकते हैं। देश के अंदर जो गृह युद्ध जो की स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है, स्थिति नहीं हो जाती है, होने लगता है, अब उस समय सरकार का काम है कि जो भी पक्ष जो हैं, जो भी उसके पक्ष जो प्रभावित हो रहे हैं या जो लाभान्वित हो रहे हैं, दोनों को मिलाकर एक सही रास्ता बनाया जाए और सिविल वार पर को ख़त्म किया जाए। ये काम है वहाँ के वर्तमान गवर्नमेंट का। ये आपका हो गया सिविल वार, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब वो तो मैं चर्चा करूँगा। अब इस संदर्भ में मैं 1, 2, 3 बातों पर आप लोगों की चर्चा विशेष रूप से करना चाहूँगा कि आखिर जो झमेला होता है, जिसकी चर्चा मैं किया भी था, फिर भी मैं उसकी चर्चा करता हूँ, क्योंकि अभी उसी का समस्या सब जगह है। कहीं सप्रेस किया गया है, कहीं वो आउटब्रेक हो गया है। लेकिन अभी जो स्थिति है, जो सेटबैक होता है किसी भी देश के लिए, उसमें सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक लाइफ को बहुत जल्दी प्रभावित करता है। कल भी मैं कुछ चर्चा किया था, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक। सबसे पहले सोशल, सामाजिक व्यवस्था, गांव में, घर में, राज्य में और भी बहुत सारी चीज़ों में सबसे पहले जब सामाजिक अव्यवस्था, सामाजिक कुव्यवस्था जब हो जाती है,
तब फिर वो कल्चर को भी प्रभावित करता है, और ये सब जब प्रभावित होगा तो आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो जाएगी, विकास का काम तो होगा नहीं। इसलिए ये जो 3 चीज़ें हैं, सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक, ये किसी भी देश के लिए मेरुदंड हैं। तीनों में सामंजस्य बनाकर रहना पड़ता है। किस तरह से, अब एक छोटा सा, चूँकि हम लोग भारत के रहने वाले हैं तो यहाँ के उदाहरण मैं दे दूँगा ताकि आप आसानी से समझ लीजिएगा। भारत में ही है, हम बिहारी है, कोई उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, कोई कोई वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, कोई उड़ीसा के रहने वाले हैं। तो सारे राज्यों में तरह तरह का यही जो झमेला है, सोशल है, कल्चरल है और इकोनॉमिक तो फिर जो हो ही जाती है। तो यहाँ जो खाने पीने का भेद है, कोई कुछ खाता है, रहन सहन का है, अब जातीय उन्माद भी है। तो उस सब को मिला के चलना है। भाषा की सबसे बड़ी तो भाषा ही लड़ाई है। हमेशा जो है कोई ना कोई मुद्दा बना के हिंदी को हम नहीं मानेंगे तो लोग इंग्लिश को नहीं मानेंगे, इस सब तरह की जो बातें आती है, तो इस सब से हम लोग को ऊपर उठना होगा। और इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कदम उठाए जाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रहता है। और क्योंकि सारे देशों को मिलाना है, सारे राज्यों को मिलाना है, उनको सारे राज्यों को मिलाकर एक मजबूत विकसित देश के रूप में इसको परिवर्तित करना है। तो इसके लिए तो सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक, ये तीनों को मिलाकर ही चलना होगा। तो उसी तरह से ये आपका हो, चाहे तो बेल्जियम की बात हो, चाहे श्रीलंका की बात हो। अब दूसरे देशों की बात इसलिए इसमें चर्चा होती रहती है एनसीईआरटी बुक में और भी किताबों में, ताकि आप भारत के साथ तो भारत तक आप सीमित रह जाएंगे। दूसरे देशों से तुलना होने से होगा कि भारत के पहले उन देशों की स्थिति के साथ साथ आप अपने देश के बारे में स्वतः जान जाइएगा। तो एट ए टाइम आपको सब चीज़ की जानकारी हो जाएगी। इसलिए इसमें जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं वो चाहे तो समाज की स्थिति, सामाजिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति हो, ये सारी चीज़ें जो भी स्थितियां हैं अन्य देशों की जो दूसरे महादेश में हैं और उसको तुलना करना है फिर भारत से बाद में, तो पहले उसके बारे में जान लीजिएगा। तो तब जब भारत के बारे में आप पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि कैसे प्रभावित हुआ यहाँ की राजनीति और यहाँ की आर्थिक स्थिति। अब एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम के बात में आइएगा, इसमें पॉइंट नहीं है लेकिन हमको दिमाग में बात आई है। एकोमोडेशन माने क्या होता है? एकोमोडेशन का अर्थ होता है कि किस तरह से तालमेल करके सबको मिला जुला के एक जगह रखना। भारतवर्ष में भी देखिए इतने सारे राज्य हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, रहन सहन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम रहता है किस तरह से सबको एकोमोडेट करके आपस में रखे, कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं हो और हमारा देश विकसित हो। इसके लिए तो मजबूत सरकार का होना आवश्यक है और ताकि किसी को ये नहीं फील हो कि हम मेजॉरिटी में हैं, वो माइनॉरिटी में है, वो चाहे तो बिहारी हो, चाहे तो साउथ इंडिया के लोग हो या नॉर्थ इंडिया के लोग हो, तो इन सारी बातों पर उसको एकोमोडेशन या बेल्जियम के संदर्भ में कहा गया है। तो अब वहाँ डच भी है, फ्रेंच भी है, जर्मन के भी कुछ लोग हैं, वहाँ भी भाषाई चर्चाएं होती है। और भाषाई समस्या तो ऐसी हो गई है कि ये तो हाँ, एक चीज़ मैं और अभी याद आया चर्चा कर रहे हो, 3 तरह के चर्चा मैं आपसे कभी किया होगा, डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और अनडेवलप कंट्री। समानतया डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और अनडेवलप कंट्री। तो आपका भारतवर्ष है वो डेवलपिंग कंट्री में आता है। तो इस विषय वस्तु से हटकर मैं इसलिए कहा आपको कि ये जो समस्या है सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक, ये डेवलप कंट्री में भी है। ऐसा इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ कि आज अमेरिका तो पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल है कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और उसके बाद कोई तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन ये समस्या जो है आपका सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक, ये तीनों चीज़ वहाँ भी व्याप्त है। ध्यान से सुनिएगा, भारत में जो पॉलिटिशियन लोग हैं, जो भी लोग हैं, वो अपना आवाज़ बुलंद करते हैं कि यहाँ ऐसे है, ऐसे है, तो उसकी चर्चा एक चीज़ तो अमेरिका में भी है जो कि सब तरह से पूरे विश्व में मजबूत राष्ट्र है,
और वहाँ जो मजबूत राष्ट्र में भी ये समस्या है। हाल में आपका राष्ट्रपति जी का चुनाव वहाँ हो रहा है, वहाँ आप देख ही रहे हैं किस तरह की संवैधानिक संकट उत्पन्न हो रहा है। तो खैर भारत में तो ये स्थिति अभी तक नहीं आई थी कि न्यायपालिका के शरण में जाने की बात है, लेकिन वहाँ तो न्यायपालिका के शरण जाने की बात भी आ रही है। तो जो डेवलप कंट्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ भी कोई झमेला है, वहाँ भी सोशल कल्चर और इकोनॉमिक पोजीशन का है प्रभावित। गरीबी वहाँ भी कोई सेक्शन में है, और मेजॉरिटी वहाँ भी है, माइनॉरिटी वहाँ भी है। जो इथनिक वार्ड आई है, जो मेजॉरिटी की बात आई है, वहाँ भी है। वहाँ भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आज भी है, काले गोरे का रंग भेद वहाँ भी है। जो एपार्थाइड वर्ड जो मैं बताया था कि एपार्थाइड क्या होता है, तो कहीं केवल अफ्रीका तक और एशिया तक और भारत तक सीमित नहीं है, वो अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा व्याप्त है। और जो अक्सर आप पेपर में या टेलीविज़न के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती होगी। तो वो एकोमोडेशन का मतलब वही हुआ है कि जो भी है किस तरह से आप उसको एकोमोडेट करके जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको सही ढंग से आप लेके चलें। आप उबिएगा नहीं। अब एक चैप्टर तो हमको पूरा करना होगा, तो संक्षिप्त में मैं करूँगा, चूँकि मुझे कहा गया है कि 40-45 मिनट के अंदर में आपको ख़त्म करना है, तो फॉलो करना है। तो ध्यान से लेकिन सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, फिर किताब पढ़ लीजिएगा, सब आपको याद हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चन से भी बना लीजिएगा। लेकिन जब बेसिक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम कोई विषय में नहीं होगा। आप निश्चिंत रहिए। टीचर लोगों को भी कहा गया है कि बेसिक नॉलेज भी हमारे बच्चों को होनी चाहिए। अब देखिए, अब जो सरकार का बारे में के बारे में देखिए, यहाँ की बात हो चाहे कहीं का, सामान्यतः जहाँ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, मैं अभी चर्चा कर दिया हूँ। और एक थर्ड टाइप का गवर्नमेंट, देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, इसको जिसको कहा गया है वो सब जगह नहीं है वहाँ, लेकिन कहीं कहीं कम्युनिटी गवर्नमेंट भी एक होती है। चूँकि चर्चा हुई है इसमें, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। कम्युनिटी गवर्नमेंट है, और कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या होता है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपुल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग। अब मैं देखिए, मैं पहले कह चुका था आपको, बेल्जियम के संदर्भ में बात हो रही है कि अब वहाँ जो है डच, फ्रेंच और जर्मन का जो है उस तरह का जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट का हो गया। समुदाय का है, समुदाय को खुश करने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए एक अलग व्यवस्था कर दी गई। लेकिन जो समानता है वो दो प्रकार की सरकारें हैं समानता, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। क्योंकि प्रत्येक जो बड़ा देश है, जो खासकर जो विकसित राज्य है, वो तो देश जो विकसित देश है वो तो अन्य राज्यों में विभक्त रहता है ताकि प्रशासनिक व्यवस्था सही ढंग से चल सके। वो फिर राज्य जो है पहले ही बताया गया है, फिर वहाँ प्रमंडल होता है, प्रमंडल से जिला होता है, अनुमंडल होता है, प्रखंड होता है, इस तरह से आपको ग्राम पंचायत तक आ जाती है। तो ये सब जो लेवल है, प्रशासनिक जो लेवल है, लेकिन जो आज भारत में भी आप देखिए सबसे नीचे स्तर से मुखिया का चुनाव होता है और धीरे धीरे करके हम लोग पहुँच जाते हैं पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री हो जाते हैं उसमें। तो डेमोक्रेसी के यहाँ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत अच्छे ढंग से यहाँ है, बहुत मजबूत स्थिति में है, बहुत सही तरीके से चल रहा है। तो इस तरह से सब जगह जो भी जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ चलते रहता है, सब सरकार चलते रहती है। तो इस तरह से इसकी भी चर्चा मैं कर दिया आपको। अब आगे देखिए, जो जब आप समझ गए इसको, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग चैप्टर है, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, तो उसको समझना ज़रूरी है। उसको मैं पूरा कर दूंगा तो मेरे आज के डेट की मेरी सेवा समाप्त हो जाएगी। इसको जान लीजिए संक्षिप्त में। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का मतलब क्या हुआ, काइंड्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर जो शेयरिंग होता है कितने प्रकार के होते हैं, तो जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक फॉर्म है जिसकी चर्चा मैं अभी किया भी था, पहला तो है आपको डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हो गया, जिसमें मैं आपको पार्लियामेंट बता दिया, लेजिस्लेचर बताया, लेजिस्लेचर के बाद एग्जीक्यूटिव बताया, एग्जीक्यूटिव के बाद जुडिशरी बताया, और चौथा में है प्रेस। और हमेशा ध्यान रखिएगा, चूँकि आप लोग 10th क्लास में है,
प्रेस तो लोग बोलते ही हैं, उसको फोर्थ कॉलम में के जीके में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फोर्थ कॉलम, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्थ कॉलम। तो फोर्थ कॉलम जो है प्रेस को ही कहा जाता है। प्रेस नहीं पूछ के आपको कोई आदमी थोड़ा घुमा कर पेचीदा बना कर सकता है, तो इसलिए आप जान लीजिए कि 3 नहीं 4 है, फोर्थ कॉलम रखा गया, आपको प्रेस को रखा गया है, प्रेस की स्वतंत्रता। तो इस तरह से एक गवर्नमेंट का जो है आपको ये सब, दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब दूसरा जो है लेवल के बारे में मैं बताया हूँ अभी लेवल के बारे में कि आपको वहाँ संसद होता है, राज्य में फिर विधानमंडल होता है, परिषद होता है, वहाँ भी संसद में भी 2 होते हैं। उसकी चर्चा फिर बाद में नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे हम लोग। और इस तरह से नीचे आते आते फिर हम लोग मुखिया तक आ जाते हैं, लेवल हो गया। सोशल ग्रुप्स के बारे में भी देखिए, कम्युनिटी गवर्नमेंट की मैं चर्चा किया था, तो सोशल ग्रुप्स के में भी अब हो जाता है। अब सोशल ग्रुप्स के बारे में आप समझ लीजिए, बहुत समझने वाली बात है। वो सोशल ग्रुप्स में जो कास्ट वाइज जो हुआ, वो शेड्यूल कास्ट हुआ, शेड्यूल ट्राइब हुआ, जो कि अभी समाज के, देश के और प्रशासन के मुख्य धारा में शामिल नहीं हुए हैं, वंचित रह गए हैं, उनको भी मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सरकार के द्वारा ये प्रावधान किया गया, संविधान में ही प्रावधान किया गया, जिसका नाम दिया गया रिजर्वेशन। और रिजर्वेशन के तहत परसेंटेज में बांट दिया गया कि इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट, ताकि वो लोग भी राज्य के, देश के मुख्य धारा में शामिल हो। वो चाहे तो पढ़ाई से हो, जॉब से हो, व्यापार से हो, या एक जो सामाजिक जो विषमताएं फैली हुई है उसको मिटाने के लिए रिजर्वेशन अति आवश्यक है। क्योंकि यदि मेजर पार्ट ऑफ द पीपुल जो है, यदि किसी भी देश का अछूता रह जाएगा तो वो देश नहीं आगे बढ़ पाएगा। विरोधाभास होता है, तरह तरह की बातें होती है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत है कि उसमें रिजर्वेशन आवश्यक है, तभी आपका विकास होगा। नेक्स्ट पॉइंट उसी में आता है। अब उसको ठीक करने के लिए, पावर शेयरिंग को ठीक करने के लिए सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व सरकार में सही ढंग से मिले। पावर शेयरिंग में सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व सरकार में सही ढंग से मिले, इसके लिए विभिन्न पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो में उस मुद्दा को उठाती है। और कोई नेशनल पार्टी है, कोई रीजनल पार्टी है, तो उस पार्टियां कोई ऐसे ही है। तो जो खासकर रीजनल और जो नेशनल पार्टियां हैं वो मुद्दा उठाती है कि देखिए भाई, वो अमुक जो समाज है, अमुक जाति है, वो समाज से अभी तक बिल्कुल अलग थलग है, तो उसके लिए अपना अपना राजनीतिक अपना बनाए, प्रेशर ग्रुप बनाया जाता है सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए। तो ये भी एक तरीका हुआ पॉलिटिकल पार्टी का बना के। और अभी तो लेकिन ये जो है डेमोक्रेसी का एक अजीब तमाशा हो गया, जिसको ये नहीं हुआ तो चलो पॉलिटिकल पार्टी बना दिया जाए। जो भी डेवलप कंट्री हैं, इस संदर्भ में यहाँ इस बात की चर्चा करना चाहूँगा, किताब में है या नहीं है, लेकिन जो भी डेवलप कंट्री है पूरे विश्व में, जो समृद्ध है सब तरह से, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक सब तरह से, वहाँ पार्टियों का इस तरह से का भरमार नहीं है। इस तरह का ये तो इलेक्शन का जो चुनाव आयोग है उसको भी नहीं पता होगा कि अभी यहाँ कितनी सारी पार्टियाँ पूरे भारतवर्ष में होगी। तो उससे डिवीज़न ऑफ वोट हो जाता है। और एक्चुअली स्थिति क्या हो जाती है कि जो डेमोक्रेसी का जो परिभाषा होता है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपुल गवर्न्स द डेमोक्रेसी, वो बदल गई भारतवर्ष के लिए, या माइनॉरिटी ऑफ द पीपुल गवर्न्स द डेमोक्रेसी हो गई। वो चीज़ तो क्लास में बताने की होगी। एक्चुअली जो सरकार यहाँ चलती है भारतवर्ष में, यहाँ अल्पसंख्यक एक माइनॉरिटी ऑफ द पीपुल है। क्योंकि वोट का डिवीजन तो हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसी में जिसको ज़्यादा आ गया तो जीत गया। 100 में यदि किसी को 39 आ गया, 10 गो पार्टी खड़ी हो गई, तो 39 वोट वाले जीत गए। तो 39 वोट वाले जीत गए, तो इसका मतलब कि 50 से तो ऊपर आया नहीं उनका। तो इसी तरह से यहाँ मैं चर्चा कर दिया
कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल गवर्न्स द डेमोक्रेसी यहाँ के लिए नहीं है, यहाँ के लिए माइनॉरिटी ऑफ द पीपल गवर्न्स द डेमोक्रेसी। कारण क्या हो गया, विभिन्न सारी पार्टियाँ अपने अपने वो चुनावी उन्माद में खड़े हो जाते हैं महत्वाकांक्षी होकर, और लोग यहाँ के ज़्यादा थोड़ा हैं। इस तरह से विकास वैसे नहीं होगा। यदि आप सही सरकार चाहते हैं तो 2 पार्टी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पार्टी रहे, और ताकि 2 पार्टी खासकर ज़्यादा रहे तो अच्छा रहेगा। जो पार्टी का ज़्यादा आएगा, जिसको 51% आ जाएगा, निकल जाएगा। तो जो मेरा अपना है, तो चूँकि अभी बात चली थी इसलिए मैं हाँ उसकी चर्चा कर देना चाहता हूँ। अब देखिए पावर शेयरिंग का। अब पावर शेयरिंग में क्या होता है, सरकार बनी, मंत्रिमंडल के सदस्य बने, मंत्रिमंडल के सदस्य होने के बाद जो डिफरेंट टायर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, स्टेट मिनिस्टर होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, फिर विभागों का बंटवारा होता है, और इस तरह से कौन विभाग किसको दिया जाए, किस वर्ग को दिया जाए, उसका बंटवारा होता है। तो वो जो इस सारा पावर जो होता है, विभागों के बंटवारा वगैरह का जो भी पावर में रहता है, वो या तो स्टेट में देखिएगा तो आपको चीफ मिनिस्टर में वेस्टेड होता है, और यदि सेंटर में देखिएगा तो प्राइम मिनिस्टर में वेस्टेड होता है। अब उसको देखना है एकदम निष्पक्ष होकर प्राइम मिनिस्टर को कि किस व्यक्ति को उसके गुणवत्ता के हिसाब से उसको विभाग दिया जाए, और तभी जाके सही विकास होगा और ईमानदारी पूर्वक आपका देश आगे बढ़ेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना होगा। और कल जो है इसका जो दूसरा चैप्टर है, कल वो सिविक्स का एनसीईआरटी बुक का जो दूसरा चैप्टर है फेडरल का, वो आप देख कर आइएगा। ताकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वैसा करने से आप जब देख के आएंगे थोड़ा एक रिवीजन कर लेंगे, और जो मैं बोलूँगा तो आप आसानी से समझेंगे और कम समय में काम ज़्यादा निकलेगा। और उसके बाद फिर जैसा होगा तो कल के बाद फिर परसों